रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन अंडर सीपीसी 1908। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता देना कि सीपीसी के अंडर जहाँ पे अपील लाई करती है ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वहाँ पे एक क्या होता है, पूरा स्क्रूटनाइज किया जाता है और फिर वापस से है ना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी पूरी आर्ग्यूमेंट सुन के डिसीजन देता है। ठीक है ये, पर जहाँ पे प्राइमा फेसी एरर दिख रहा है ऑन टेक्निकल या प्रोसीजरल ग्राउंड्स, तो वहाँ पे पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड कि वो फिर से फ्रेश केस या अपील फाइल करें। उन केसेस में सीपीसी क्या करे, सीपीसी के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं रेफरेंस रिव्यू रिवीजन के अंडर सेक्शन 113, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। 113 में बता रखा है रेफरेंस, रिव्यू बता रखा है 114 में एंड रिवीजन बता रखा है 115 में। ठीक है, सिनॉप्सिस यही है कि हर इंसान गलतियां करता है, वैसे जजेस भी करते हैं। अगर गलतियां हो जाए तो रेफरेंस रिव्यू के और रिवीजन के प्रोविजंस दे रखे हैं ताकि फेयरनेस और एक्यूरेसी रहे जुडिशियल सिस्टम में। अब रेफरेंस क्या होता है, 113 सेक्शन में बता रखा है, यहाँ डील करा जाता है कि इसमें क्या बोला है कि एक लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो रीच आउट करता है हायर कोर्ट को इन केस ऑफ एनी डाउट, ताकि वो अवॉइड करे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ, जो कि रेफरेंस कहा जाता है। वो डाउट कैसा होगा, डाउट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी लॉ की वैलिडिटी के लिए है, लॉ एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन की वैलिडिटी के लिए है, तो वहाँ पे ठीक है। अब पार्टीज़ यहाँ पे क्या करती हैं कि एप्लीकेशन भी दे सकती हैं तो कि रेफरेंस करो, हायर कोर्ट से रेफरेंस करो। ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट्स सुओ मोटो भी कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट जो कि उन्हें लगता है विद रिस्पेक्ट टू एनी लीगल प्रोविजन। अब लोअर कोर्ट आर नॉट बाउंड कि उन्हें हायर कोर्ट के पास जाना ही है। ठीक है, बट जहाँ पे लीगल वैल्यू कोई प्रोविजन मतलब किसी भी लीगल प्रोविजन की वैलिडिटी क्वेश्चन में है वहाँ पे वो सुओ मोटो जा सकते हैं। ठीक है, अब कोई एरर कमिट ना हो जाए वाइल प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट, इसको प्रिवेंट करने के लिए रेफरेंस का प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए इन फॉलोइंग सिचुएशन में जा सकते हैं। पहला 4 सिचुएशन से सबसे पहली बोलती है जहाँ पे उसे लगता है कि ये जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है इन द कोर्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज कर रहा है इन दी कोर्ट वाइल एंटरटेनिंग दी सूट जो कि वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट रूल ऑर्डर ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा पे है। तो क्वेश्चन अराइज कर रहा है वाइल दी एंटरटेनिंग दी सूट वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट रूल ऑर्डर ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा के ऊपर, उस केस में रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। सेकंड, जहाँ पे कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन या कोर्ट फील करता है कि जो प्रोविजन ऑफ द लॉ है वो इनवैलिड है या फिर अल्ट्रा वायर्स है, नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द कोर्ट है, तो वहाँ पे भी अब रेफरेंस कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है जहाँ पे हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है मस्ट हैव नॉट मेड सच क्वेश्चन ऑन द प्रोविजन ऑफ लॉ इनवैलिड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था क्योंकि प्रोविजन ऑफ लॉ इनवैलिड डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, एंड लास्टली फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो कोर्ट है वो फील करता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंस, ये जो क्वेश्चन है इसको असर्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि डिस्पोजल ऑफ द केस प्रॉपरली हो पाए। तो वहाँ पे तो 4 चीज़ें, पहला वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑर्डिनेंस रूल रेगुलेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऐसा अराइज होता है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वहाँ पे। सेकेंडली अल्ट्रा वायर्स या इनवैलिड लगता है कोई कुछ के प्रोविजन। ठीक है, थर्ड जहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव नॉट मेड सच क्वेश्चन ऑन द प्रोविजन ऑफ लॉ इनवैलिड। ठीक है, किसी चीज़ को इनवैलिड, किसी क्वेश्चन को इनवैलिड नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ऑन द प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो। फोर्थ इज जहाँ पे रेफरेंस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर असर्टेनिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन मेंशन की गई है इन द लॉ बिफोर डिस्पोजल ऑफ द केस। इट इज़ इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा डाउट है जिसे सॉल्व करना बिफोर असर्टेनिंग बिफोर गिविंग द जजमेंट वो ज़रूरी है, तो वहाँ पे। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाउट्स जो कि रेफर किए जाते हैं। पहला जहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है जो कि एक्ट और लॉ की रेस्पेक्ट में है। ठीक है, वहाँ पे तो मैंडेटरी हो जाता है कि रेफरेंस के लिए ओपिनियन चाहिए हाई कोर्ट का। बट जहाँ पे इन एनी अदर केस जहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई दूसरा डाउट आता है तो वो इट इज़ नॉट मैंडेटरी वहाँ पे लोअर कोर्ट को कि रेफरेंस चाहिए हायर कोर्ट का लेना पड़ेगा। वहाँ पे लोअर कोर्ट सुओ मोटो रेफर कर सकता है हायर कोर्ट को, बट ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यही होता है प्रोविजन ऑफ रेफरेंस का कि वो एम्पावर करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को कि वो ऑब्टेन कर सकता है हायर कोर्ट की ओपिनियन इन नॉन अपीलेबल केसेस, क्योंकि अपीलेबल केस नहीं है तो अब डिसीजन जो वो दे रहा है वो फाइनल होगा। तो वहाँ पे वो अगर उसको कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिमिट लिटिगेशन वो हायर कोर्ट को रेफर कर सकता है। ठीक है, नॉन अपीलेबल केसेस में ध्यान रखना इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, सो दैट कमीशन ऑफ एरर ना हो जाए एंड उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, क्योंकि कमीशन ऑफ एरर हो गई तो इट कैन नॉट बी रेमेडीड लेटर ऑन, क्योंकि नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे केस था दिवाली बाई वर्सेस सदाशिव दास, जहाँ पे रेफरेंस मस्ट बी मेड बिफोर पासिंग ऑफ द जजमेंट ऑफ द केस। जजमेंट देने से पहले रेफरेंस करोगे, ये बोला गया था। बहुत बेसिक सी चीज़ है दिवाली बाई वर्सेस
सदाशिव दास में बोला गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सीकिंग रेफरेंस। ऑर्डर 46 में बता रखी है, वो मेंशन करता है। ऑर्डर 46 बेसिकली प्रोसीजर बताता है कैसे रेफरेंस लिया करा जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू मेक द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या करना है, इस पहले फॉलोइंग कंडीशंस जो ऑर्डर 46 में दे रखे हैं उन्हें सेटिस्फाई करना है, जो कि है ये 3। पहला कि जो सूट और अपील है जो कि वो पेंडिंग है ड्यूरिंग द कोर्ट बिफोर मेकिंग अ रेफरेंस, ठीक है, वाइल मेकिंग अ रेफरेंस, एंड मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, सूट होना चाहिए, एंड कोई फर्दर अपील नहीं होनी चाहिए, फर्दर अपील या डिक्री लाई नहीं करनी चाहिए बिफोर द कोर्ट, उसी सेम चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। पेंडिंग होना चाहिए और कोई फर्दर अपील या डिक्री नहीं होनी चाहिए बिफोर द कोर्ट। सेकेंड, जो क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन है ऑफ द लॉ मस्ट हैव अराइजन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, पेंडेंसी ऑफ द सूट के दौरान वो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट इज इंपॉर्टेंट। थर्डली, वो जो डाउट है उसको डिटरमाइन करना, उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करना इज नेसेसरी, ठीक है, टू फॉर एंटरटेनिंग द सूट, मतलब जजमेंट देने से पहले उस क्वेश्चन को डिसाइड करना मस्ट बी नेसेसरी। तो व्हेन सच डाउट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ इज अराइजन, जो कोर्ट है, ठीक है, वो एंटरटेन करना चाहिए, मस्ट हैव एंटरटेनिंग द सूट, मस्ट हैव बीन एंटरटेनिंग द सूट, ठीक है। अब वाइल मेकिंग द रेफरेंस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो स्टे पे भी लगा सकता है। अब लोअर कोर्ट है तो कोई लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई दूसरा कोई कोर्ट है वो स्टे पे भी लगा सकता है, कोई कंटिजेंट ऑर्डर कर सकता है जब रेफरेंस के लिए उसने रेफर किया हो तो, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन ऑल्सो टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द हायर कोर्ट, ठीक है। अब फिर सबऑर्डिनेट क्या कर सकता है, हायर कोर्ट की जो ओपिनियन है उसको अकाउंट में लेके रेफरेंस के बाद अपना ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ की 2 क्लासेस होती हैं जिनके ऊपर सबऑर्डिनेट कोर्ट ये रेफरेंस कर सकता है। पहला, जो कि वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशंस के बेसिस पे हो तो वहाँ तो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, और जहाँ पे कोई दूसरे क्वेश्चन तो वहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, वो डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। तो रेफरेंस सिर्फ तभी ऑब्लिगेटरी होता है जहाँ पे कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होती हैं। पहला कि इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द केस, डिसीजन ऑफ सच क्वेश्चन इज नेसेसरी, केस डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है। दूसरा, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो सीख कर रही है रेफरेंस, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि ये जो ऑर्डिनेंस, एक्ट या रेगुलेशन है ये अल्ट्रा वायर्स है। एंड थर्डली, देयर इज नो डिटर्मिनेशन ऑन सच एक्ट ऑफ, मतलब ऐसा कोई डिटर्मिनेशन पहले नहीं हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि वो जो एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है वो अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है, टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है। किसी भी हायर कोर्ट ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने, बस मतलब किसी भी हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले डिटरमाइन नहीं किया है कि वो लीगल प्रोविजन सब अल्ट्रा वायर्स है, तो वहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी मतलब 3 क्या कौन कंडीशंस है रेफरेंस के लिए। पहला, ज़रूरी होना चाहिए ड्यूरिंग द केस कि उसको डिटरमाइन करोगे तभी जजमेंट दोगे। दूसरा, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को खुद को लगता है अल्ट्रा वायर्स है। तीसरा, कि पहले किसी दूसरे कोर्ट ने, हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दे रखा है ऐसा कि वो जो कि उसे अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करता हो उस लीगल प्रोविजन को, ठीक है। अब रेफरेंस जो होगा वो कैन बी मेड बाय द जज ओनली इफ द केस व्हेन द जज हु इज डीलिंग विद द केस हैज़ अ रीजनेबल डाउट अबाउट इट, मतलब जज रेफरेंस कभी होगा जब जज को खुद को लगता है एक रीजनेबल डाउट है अबाउट द वैलिडिटी, ठीक है। एंड व्हेन द मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, तो अब देखो कोई मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द हाई कोर्ट, तो वहाँ पे कोर्ट जो सीख कर रही है रेफरेंस इज सबऑर्डिनेट, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। तो फिर उसका अगर पहले से ही किसी हायर कोर्ट ने कोई कोई डिसीजन दे रखा है उस रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वो रीजनेबल डाउट नहीं माना जाएगा, ठीक है। रीजनेबल क्वेश्चन ऑफ डाउट इज नॉट कंसीडर्ड। फिर हु कैन अप्लाई फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के कोर्ट्स जो होते हैं वो रेफर मतलब क्या बोलते हैं, वो एप्लीकेशन मेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सिविल जुडिकेचर के कोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, टू अ हाई कोर्ट, या फिर एप्लीकेशन करके पार्टी भी कर सकती है। तो सुओ मोटो लोअर कोर्ट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन देके पार्टी करवा सकती है, ठीक है। ये किसके इसमें हेल्ड किया था, ये हेल्ड किया था रमाकांत बिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि नो रेफरेंस कैन बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल। ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना, ट्रिब्यूनल रेफरेंस नहीं कर सकता। अब पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट रेफरिंग टू पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट रेफरिंग कोर्ट की क्या पावर्स एंड ड्यूटी होंगी। तो रेफरिंग कोर्ट जो होगा, ठीक है, कैन बी रेफरेंस कैन बी मेड बाय इन अ सूट, अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ओनली, जहाँ पे कोई डाउट ऑफ लॉ है। रेफरेंस कहाँ पे होगा, पहली चीज़ तो किसी भी सूट, अपील या एग्जीक्यूशन जो कि पेंडिंग है उसमें जब डाउट ऑफ लॉ आएगा तब, ठीक है। ये कहाँ हेल्ड किया था, बनारसी यादव वर्सेस कृष्णचंद्र के केस में। इट वाज हेल्ड कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अबाउट विच द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज डाउटफुल, ठीक है,
मस्ट हैव एक्चुअली been कॉल्ड अपॉन इन द केस फॉर एजुडिकेशन, एजुडिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हो कि उस क्वेश्चन को आंसर किया जाए, एंड इट शुडंट बी अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक्चुअली अराइज, सिचुएशन ही अराइज हो जाती है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है रेफरेंस के लिए, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब पावर एंड ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट क्या है? पावर एंड ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट इज कि वो कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन देता है इन दिस कंटेक्स्ट। तो वहाँ पे रेफरेंस इज सॉट टू बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से रेफरेंस सॉट की जाती है फ्रॉम द हाई कोर्ट, एंड वाइल डीलिंग विद द हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड, हाई कोर्ट जो है वाइल डीलिंग विद दिस इज नॉट बाउंड कि वो क्या करे, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन डाउट जो है उसको आंसर ही करे। तो एक केस था एस के रॉय वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पे हाई कोर्ट ने कंसीडर किया था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। ऑल्सो इफ न्यू एस्पेक्ट अराइजेस, कोई नया एस्पेक्ट ऑफ लॉ भी ले सकता है वो इन कंसिडरेशन इफ इट अराइजेस। सिंपल चीज़ ये बोली गई है, टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस इज टोटली सॉर्ट अपॉन द, ये रेफरेंस के लिए क्या करना है वो टोटल डिस्क्रिशन होता है हाई कोर्ट के पास। ये ऑर्डर 46 ऑफ द कोड में बता रखा है। हाई कोर्ट आंसर भी कर सकता है अगर वो चाहे, सेंड इट बैक टू द रेफरिंग कोर्ट। ठीक है, आंसर करके वापस सेंड कर दे बैक टू दिस रेफरिंग कोर्ट, या डिस्पोज ऑफ कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, इट इज़ ऑल्सो, अगर डिस्क्रिशन है उसका, अगर वो चाहे तो रिफ्यूज़ टू आंसर भी कर सकता है। रिफ्यूज़ टू आंसर द क्वेश्चन इफ़, और उसके पास एक पावर और होती है कि वो क्वेश्चन भी कर सकता है। तो आंसर करके वापस बैक दे सकता है रेफरिंग कोर्ट को, क्वेश्चन भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी आंसर कर सकता है। ऑर्डर 46 ऑफ द कोड में बता रखा है हाई कोर्ट की पावर। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रेफरेंस क्या है? तो एल एस शेरलेकर वर्सेस डी एल अग्रवाल के केस में इट वॉज हेल्ड दैट रेफरेंस इज सॉट फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड द डिक्री इज कन्फर्म्ड इफ द हाई कोर्ट आंसर्स द क्वेश्चन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। सिंपल चीज़ है कि देखो, अगर पहले ही जजमेंट दे चुका है, डिक्री या ऑर्डर दे चुका है कोई लोअर कोर्ट, तो वहाँ पे अगर हाई कोर्ट का डिक्री, जो हाई कोर्ट ने ओपिनियन दिया है वो सेम है तो कन्फर्म हो जाएगी वो डिक्री। अगर वो डिफरेंट है तो वो डिसमिस हो जाएगा सूट। ठीक है, दैट्स इट। ये एल एस शेरलेकर वर्सेस डी एल अग्रवाल के केस में कहा था। अब रूल 3 ऑफ ऑर्डर 46 क्या बोलता है कि जो आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज, हाई कोर्ट अगर डिसाइड करता है कि इट शैल डिसाइड द रेफर्ड पॉइंट्स एंड ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ जजमेंट। ठीक है, वो रेफर्ड पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक जजमेंट ट्रांसमिट करना चाहता है टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को जजमेंट देना है और कैसे केस को डिस्पोज ऑफ करना है, वो उस रेफरेंस को यूज़ करके कर सकती है। तो वो भी वो कर सकता है। ऑर्डर 46 रूल 3 में सिंपल है कि हाई कोर्ट चाहे तो कोई जजमेंट भी दे सकता है लो सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉर रेफरेंस। ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन इन डाउट। अब रिव्यू नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो रिव्यू 114 ऑफ सीपीसी में बता रखा है। रिव्यू में क्या होता है, एक पार्टी जो कि हैप्पी नहीं है या एग्रीव्ड है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है रिव्यू के लिए इन द सेम कोर्ट। यहाँ ध्यान रखना कि ऑर्डर डिक्री पास हो चुकी है। ठीक है, फिर सेम कोर्ट में वही पार्टी क्या करेगी, रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डालेगी। ठीक है, तो दिस प्रोविजन ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोर्ट को कि वो रिव्यू कर सके अपना ऑर्डर या जजमेंट को, टू रेक्टिफाइज अगर उसके अंदर कोई एरर है। ठीक है, वाइल पासिंग द जजमेंट। एक केस था राम बख्श वर्सेस राजेश्वरी कुंवर 1948 का केस है, जहाँ पे ये ओपिनियन था। ठीक है, इट वॉज दैट द ऑप्शन ऑफ रिव्यू, यहाँ पे बोला गया था कि जो ऑप्शन ऑफ रिव्यू है ना, इट इज स्टिल देयर इवन इफ अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड ऑन एनी ग्राउंड। अगर कोई अपील भी डिसमिस कर दिए ना तो उसका भी रिव्यू हो सकता है। ठीक है, यही बोला था राम बख्श वर्सेस राजेश्वरी कुंवर 1948 में। ऑर्डर 47 ऑफ द सीपीसी डिफाइंस दैट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ रिव्यू। क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे रिव्यू होगा? तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू कैन बी फाइल्ड बाय द पार्टीज। पहला कि डिक्री और जजमेंट इज अपीलेबल, हाउएवर नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अंडर द लॉ। क्या बोला गया है कि जो डिक्री या जजमेंट है ना वो अपीलेबल होनी चाहिए, हाउएवर कोई अपील प्रिफर नहीं कही गई हो। सिंपल चीज़ है कि रिव्यू आप तभी मतलब अपीलेबल तो हो, ठीक है, अपील प्रिफर नहीं की गई हो पर अपीलेबल तो हो, फर्स्ट चीज़। इन केस सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ नो प्रोविजन ऑफ अपील, अब जहाँ पे अपील का प्रोविजन ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इन द लॉ फॉर मेन, वहाँ पे भी आप रिव्यू के लिए डाल सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ अपीलेबल है तो अपील प्रिफर नहीं की गई हो तब आप रिव्यू के लिए डाल सकते हो। दूसरा, अपीलेबल नहीं है तो आप रिव्यू के लिए डाल सकते हो। एंड थर्डली, जहाँ पे स्मॉल कॉसेस कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो आप डिसीजन पास किया है तो उसके लिए भी रिव्यू करवा सकते हो। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। यहाँ तीनों में आप रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हो बाय द पार्टीज। अब लॉ डिफाइन करता है सर्टन ग्राउंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू कैन बी फाइल्ड। क्या सर्टन ग्राउंड्स है जहाँ पे रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है? तो पहला, जहाँ पे न्यू डिस्कवरी हो गई है फैक्ट की जो कि पहले बताई नहीं गई थी, नॉलेज नहीं थी। ठीक है, या तो नॉलेज नहीं थी इसलिए, या प्रोड्यूस नहीं की गई थी बिकॉज एट द पासिंग ऑफ द टाइम ऑफ द डिक्री ड्यू टू इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस की वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे या फिर नॉलेज ही नहीं थी।
या फिर न्यू डिस्कवरीज हो गई ऑफ अ फैक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करता है कि एरर फाइंड किया गया है ऑन द रिकॉर्ड, जो कि फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर द आर्ग्यूमेंट की पूरा आर्ग्यूमेंट वापस हो, ठीक है। ये सिर्फ डिसीजन से रिलेटेड रॉन्ग्स नहीं होते इसके अंदर कवर रिव्यू में, सिर्फ एरर जो कि ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जो कि पूरे आर्ग्यूमेंट्स दोबारा एंटायर केस को सुनने पर मजबूर ना करें। ये जो एरर है रॉन्ग डिसीजन से रिलेटेड नहीं होते बाय द कोर्ट, ठीक है। थर्ड इज एनी अदर केस जहाँ पे डिल्यूजन ऑफ द कोर्ट जो है कैन बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, न्यू डिस्कवरी हो गई, पहले प्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज अवेलेबल नहीं था या फिर इग्नोरेंस की वजह से। सेकेंडली कि है ना, इन केस जहाँ पे एरर फाउंड किया है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और वो पूरी आर्ग्यूमेंट्स को दोबारा से सुनने पे नहीं, मतलब दैट डू नॉट रिक्वायर द आर्ग्यूमेंट टू बी हर्ड अगेन, ठीक है। एंड जो एरर्स थे वो रॉन्ग डिसीजंस was not related to wrong decisions made by the court। और thirdly, जो इन कोई भी दूसरा केस जहाँ पे केस जो है वो डिलीजन ऑफ द कोर्ट का है, कैन बी, जहाँ पे डिलीजन ऑफ द कोर्ट कैन बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट ग्राउंड। अब एपेक्स कोर्ट जो है एस नागराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन अंदर 1993 का केस है, जहाँ पे हेल्ड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अदर सफिशिएंट ग्राउंड, अगर ये जो पॉइंट है ये एक्सपेंड करता है मीनिंग, यहाँ पे ऑर्डर पास्ड इन द केस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रू फैक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट ग्राउंड। सफिशिएंट, अब हमने थर्ड पॉइंट ये पढ़ा ना कि कोई भी अदर केस जहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड, डिलीजन ऑफ द कोर्ट कैन बी सफिशिएंट ग्राउंड, तो वो चीज़ में वो स्कोप एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रू फैक्ट्स कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ सफिशिएंट ग्राउंड। अब टाइम लिमिट क्या है, 124 जो आर्टिकल है लिमिटेशन पीरियड का, लिमिटेशन एक्ट का, वो बताता है कि ऑर्डर पास होने के या डिक्री पास होने के 30 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी फ्रॉम द पासिंग ऑफ द डिक्री, ठीक है। 30 डेज़ रिव्यू के लिए ध्यान रखना। अब डिक्री जो है और ऑर्डर, डिक्री और ऑर्डर जो कि पास किया गया है आफ्टर रिव्यू शेल बी फाइनल, रिव्यू के बाद जो पास कर दिया है वो तो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा टू द पार्टीज। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पार्टीज फॉर रिव्यू इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करना भी है उसके ऊपर या नहीं करना है, वो डिस्क्रिशन है कोर्ट का। कोर्ट कैन ईदर एंटरटेन या रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन, ठीक है। इन केस अगर कोर्ट जो है डज नॉट फाइंड एनी सफिशिएंट ग्राउंड टू एंटरटेन द एप्लीकेशन, तो वो रिजेक्ट कर देगी सेम को, ठीक है। एज डिफाइंड इन द लॉ, इवन द सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो रिव्यू कर सकता है अपना जजमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना खुद का जजमेंट रिव्यू कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट यही है कि ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं, सो डू जजेस। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो रिव्यू का एम्बेडेड किया गया है लीगल सिस्टम में, वो करेक्ट करने के लिए अपनी मिस्टेक्स और प्रिवेंट करने के लिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये हेल्ड किया गया था एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। रिव्यू की जो एप्लीकेशन है इज नॉट एन अपील, ठीक है। रिव्यू की एप्लीकेशन एक अपील या रिवीजन नहीं होती है, इट इज़ मेड टू द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। बट इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू रिकॉल एंड रिकंसीडर द डिसीजन मेड इन द सेम कोर्ट, ठीक है। अब सर्कमस्टांसेस व्हेन अ रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल, कब मेंटेनेबल होगी, वो कौन से सर्कमस्टांसेस, तो पहला जहाँ पे नो अपील लाइज इन द केस। 114 सेक्शन ऑफ द कोड में जो हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बोला था कोई अपील लाई नहीं करती है, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ और अ डिक्री, तो वहाँ पे रिव्यू करवाया जा सकता है बाय द कोर्ट, ठीक है। तो गणेशी लाल वर्सेस सेठ मूलचंद के केस में इट वॉज हेल्ड कि सब क्लॉज C ऑफ आर्टिकल 114 जो है ऑफ द एप्लीकेशन, तो वहाँ पे बोला गया है कि जो एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू होगी ना, वो मस्ट बी अगेंस्ट द, वो अगर स्मॉल कॉजेज कोर्ट की भी कोई डिग्री पास्ड है तो वो उसके अगेंस्ट भी रिव्यू करवाया जा सकता है, एलिजिबल है, ठीक है। ये बोला था 114 सब क्लॉज C में। गणेशी लाल वर्सेस सेठ मूलचंद में बोला गया था कि कंसीडर करो सेक्शन 114 के सब क्लॉज C को, वहाँ पे स्मॉल कॉजेज कोर्ट का भी अगर कोई डिक्री है उसके अगेंस्ट रिव्यू एलिजिबल होता है, रिव्यू एप्लीकेशन एलिजिबल होती है। अब इवन इफ द अपील इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग इनकम्पिटेंट और टाइम बार्ड, कि कोई अपील है जिसको डिसमिस कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो टाइम बार्ड है या फिर इनकम्पिटेंट है, तो वहाँ पे भी रिव्यू करवाया जा सकता है। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ रामबख्श वर्सेस राजेश्वरी कुमारी कन्वर, ठीक है, 1948 का केस है। देन जहाँ पे अपील लाई करती है इन केस नॉट प्रेफर, बट अब जहाँ पे अपील कर सकते हो पर अपील प्रेफर नहीं की है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, रिव्यू की फाइल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे प्रोविजन ऑफ अपील इज अवेलेबल बट प्रेफर नहीं की है बाय द एग्रीड पार्टी, तो वहाँ पे रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल। अब एज हेल्ड इन द केस ऑफ सीतारामा शास्त्री वर्सेस सुंदरम्मा, ठीक है, इसमें एन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू कैन बी प्रेजेंटेड, ये बोला गया था कि एक रिव्यू की एप्लीकेशन प्रेजेंट की जा सकती है ओनली
जब तक अपील प्रिफर नहीं की गई है अगेंस्ट द ऑर्डर, ठीक है। द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू व्हेन एन अपील इज ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। मतलब अब कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट रिव्यू के एप्लीकेशन को जो है उसको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक ही कर सकता है जब तक अपील इंस्टीट्यूट नहीं की गई हो, अपील के लिए नहीं हो, ठीक है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अब रेफरेंस फॉर स्मॉल कॉजेस कोर्ट, तो कोर्ट क्या कर सकता है, मे रिव्यू द जजमेंट ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द स्मॉल कॉजेस कोर्ट। सिंपल। ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू क्या होते हैं, ऑर्डर 47 रूल 1 में बता रखा है, लेट डाउन द ग्राउंड्स जो कि ऑन विच एन एप्लीकेशन मेड ऑन द रिव्यू ऑफ अ जजमेंट मेंटेनेबल, ठीक है। पहला, ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस, जो कि उस टाइम पे नहीं प्रोड्यूस करे गए थे बिकॉज अवेलेबल नहीं थे, या फिर एट द पासिंग ऑफ द डिक्री वो इग्नोरेंस की वजह से प्रेजेंट नहीं कर पा पाए, प्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे, ठीक है, दैट्स इट। देन सेकंड इज व्हेन द मिस्टेक और एरर्स आर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट, ऑन द फेस दिख रहा है कि एरर हुआ है, और वो जो एरर है वो पूरा कंप्लीट हेयरिंग ऑफ द केस को दोबारा रिक्वायर नहीं कर रहा है, रॉन्ग जजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो व्हेन द अपेरेंट और एरर होता है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट में रिव्यू इट्स जजमेंट और डिक्री, ठीक है, एज द, ये किस केस में हेल्ड किया था, करूथा कृत्या वर्सेस आर रामालिंगा राजू, करूथा कृत्या वर्सेस आर रामालिंगा राजू में बोला गया था कि एरर इंक्लूड्स एन एरर ऑफ फैक्ट एज वेल एज द एरर ऑफ लॉ, ठीक है। अदर सफिशिएंट रीजंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कि अदर ये एक्सपेंड करता है स्कोप को। द लास्ट ग्राउंड जो दे रखा है रिव्यू के लिए वो बोलता है कि सफिशिएंट रीजन, कोई भी एनी अदर सफिशिएंट रीजन, तो अब सफिशिएंट ग्राउंड कंसीडर किए जाते हैं रिव्यू के लिए बाय द कोर्ट कम्स अंडर दिस ग्राउंड, कोई भी दूसरा वो अंदर इस ग्राउंड में आएगा, ठीक है। इट कुड बी एनी रीजन विच द कोर्ट फील्स सफिशिएंट टू रिव्यू द जजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कोई भी तीसरा कोई भी और रीजन जो ऊपर दो मेंशन करके उसके अलावा जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि इसके रिव्यू करना चाहिए इस जजमेंट को, अदरवाइज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तो वहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है। इट एक्सपेंस द स्कोप। तो यहाँ पे केस था बैंक ऑफ बिहार वर्सेस महावीर लाल वाले केस में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था कि सर्टेन रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड, कुछ ऐसे रीजन जिनको कंसिडर किया जा सकता है एज सफिशिएंट रीजन फॉर रिव्यू, सच एज व्हेन देयर हैज़ बीन मिसएप्रिहेंशन ऑफ ट्रू स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे मिसएप्रिहेंशन हो किसी ट्रू स्टेट ऑफ एप्लीकेशन सर्कमस्टांसेस का, तो उन्हें माना जा सकता है एज सफिशिएंट रीजन्स अदर रीजन्स में, ठीक है, इनका भी रिव्यू हो सकता है। और जहाँ पे पार्टी हैज़ नॉट बीन गिवन, इसके अलावा भी कुछ और सिचुएशंस बताएं कि ट्रू स्टेट ऑफ जो सर्कमस्टांसेस है उनका मिसएप्रिहेंड कर लिया, या फिर पार्टी जो है उसको फेयर चांस ही नहीं मिला टू प्रोड्यूस एनी स्टेटमेंट या फिर कोई एविडेंस, ठीक है। थर्ड, कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था पार्टी को। फोर्थ, फेल करती है टू कंसीडर, कोर्ट ने फेल किया टू कंसीडर अ मटेरियल फैक्ट और एविडेंस। एंड लास्टली, कोर्ट हैज़ ओमिटेड एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो इन सब केसेस में अदर सफिशिएंट कॉज वैलिड हो जाएगा और रिव्यू कर सकता है, ठीक है। नाउ लिमिटेशन पीरियड फॉर रिव्यू कितना दे रखा है, आर्टिकल 124 में बता रखा है लिमिटेशन एक्ट 1963 में, 30 डेज फ्रॉम द 30 डेज ऑफ द फॉर अ कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट के अलावा डिक्री और ऑर्डर के पास होने के 30 डेज के विद इन आप एप्लीकेशन डाल सकते हो रिव्यू के लिए, दैट्स इट, ठीक है। आर्टिकल 124 बताता है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। देन क्या इज द पावर ऑफ रिव्यू एन इनहेरेंट पावर, तो नहीं, इनहेरेंट पावर नहीं, ये एक्सप्रेसली कन्फर्ड होती है बाय द लॉ और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। सिंपल, इनहेरेंट पावर नहीं है, एक्सप्रेसली कन्फर की गई है बाय लॉ और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। अब इनहेरेंट पावर टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ, क्या इनहेरेंट पावर इनहेरेंट पावर टू रिव्यू ऑफ अ कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन। प्लेनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट्स होते हैं, जैसे रिट कोर्ट करना है, तो वहाँ पे टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड टू करेक्ट द ग्रेव एरर्स, यहाँ पे उनको भी एम्पावर किया गया है टू रिव्यू इट्स ऑर्डर्स, वो रिव्यू कर सकते हैं प्लेनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट, ठीक है। तो लीडिंग केस था एक शिवदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे इट वॉज डिस्कस की गई थी सेम चीज़ कि प्लेनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट रिव्यू करने की पावर होती है उनके पास, ठीक है, ताकि ग्रेव एरर्स को करेक्ट किया जा सके और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ठीक है। बीइंग द फाइनल कोर्ट ऑफ कंट्री who is the last and final decide on the matter, it has been empowered to review, क्योंकि ये फाइनल कोर्ट ऑफ द कंट्री होते हैं जो कि फाइनली डिसाइड करते हैं मैटर को, तो इसीलिए इन्हें एम्पावर किया गया है रिव्यू की पावर से, ताकि वो अंडू कर सके इनजस्टिस को। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इट कैन इवन एक्सरसाइज द पावर सुओ मोटो, और जो
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पावर को सुओ मोटो भी। अब हु कैन मेक अ रिव्यू, तो एज डिस्कस टिल नाउ रिव्यू की जो रिकन्सिडरेशन होती है वो सेम मैटर पे होती है, सेम जज करता है, ठीक है। उस हु हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर, जिस जज ने डिसाइड किया है मैटर वही करता है अगर वो प्रेजेंट है इन दी कोर्ट, ठीक है। एंड इफ उसके ये माना जाता है कि ही अलोन हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू रिव्यू द मैटर बिकॉज उसके सामने सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे एंड ही इज़ द बेस्ट हु कैन रिकन्सिडर द मैटर्स, ठीक है, रिकन्सिडर द डिसीजंस, ठीक है, जो कि उसने डिसाइड किया है। हाउएवर अगर वो जो पर्सन है जुडिशियल ऑफिसर है वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कौन रिव्यू कर सकता है, देन इन सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कोई जज और कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, या तो सेम पर्सन करेगा, पहली चीज़ तो वो अवेलेबल नहीं है जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से या प्रेजेंट नहीं है किसी भी और सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो कोई भी जज या कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन कर सकता है रिव्यू, ठीक है, एंड डिसीजन दे सकता है और वो जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग भी होगा पार्टीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस प्रवीण भाई के केस में ये बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है टू रिवाइज। रिवाइज स्टैंड्स मीन्स टू लुक अगेन, टू लुक रिपीटेडली एट, टू गो थ्रू अ मैटर केयरफुली एंड करेक्ट वे नेसेसरी। हाई कोर्ट जो होता है has been empowered with the power of revisional jurisdiction under section 115 of the CPC। ऑब्जेक्ट ये सिंपल सा है कि ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को with revisional jurisdiction to prevent arbitrary, illegal or irregular exercise of jurisdiction by the subordinate court। at section 115 of the high court जो है वो एम्पावर करता है to keep, हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो कीप कर सकता है एन आई ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट, ताकि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें, ठीक है, और इन फर्दरेंस टू जस्टिस काम करें। ये केस कौन सा केस में कहा गया था, मेजर एस खन्ना वर्सेस ब्रिज FJ डिलियो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया बट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उनके पास एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन होता है टू डिसाइड द केस, इवन जहाँ पे वो रॉन्गफुली डिसाइड कर रहे हैं केस को। दे डू नॉट कमिट एनी जुरिस्डिक्शनल एरर, बशर्ते कि वो जुरिस्डिक्शनल एरर ना करें, तो उनके पास पूरा हक होता है, ठीक है। अब अगर उन्होंने जुरिस्डिक्शनल एरर कर दिया है तो वहाँ पे हाई कोर्ट जो होगा वो करेक्ट कर सकता है एरर को, ठीक है, बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो पर्सन है एग्रीव्ड, वो जो पर्सन एग्रीव्ड है ना, एग्रीव्ड पार्टी, वो रिवीजन के लिए क्या बोल कर सके। द प्रोविजन ऑफ रिवीजन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। ये रिवीजन का जो प्रोविजन इसलिए डाला गया है ताकि जो एग्रीड पार्टी है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को रेक्टिफाई करवा सकें। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस सेक्शन 115 के अंदर बता रखी हैं, लेस डाउन ऑल द कंडीशंस जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो अपना रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्टली केस मस्ट नॉट बी डिसाइडेड, केस डिसाइडेड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली सॉरी केस मस्ट बी डिसाइडेड, केस डिसाइड होगा तभी तो रिवीजन करेगा, वापस रिकंसिडर करेगा। तो फर्स्टली केस मस्ट बी डिसाइडेड। सेकंड रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो होगा वो एक्सरसाइज किया जाएगा वहाँ पे जहाँ पे अपील लाई नहीं करती है, जहाँ पे व्हेन नो अपील लाइज इन द केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। केस डिसाइडेड होगा, अपीलेबल नहीं होना चाहिए, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसने कोर्ट जो डिसीजन दिया है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ डिसाइडेड सच केस बाय, पहला उसने है ना जो उसका वेस्टेड जुरिस्डिक्शन है वो यूज़ नहीं किया है। दूसरा, उसने फेल कर दिया है टू एक्सरसाइज द करेक्ट वेस्टेड जुरिस्डिक्शन। और तीसरा, उसने इलीगल या फिर वेस्टेड पावर जो इमटेरियल इरेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो सबसे पहला करा ही नहीं है, दूसरा फेल टू एक्सरसाइज करेक्टली जो वेस्टेड जुरिस्डिक्शन, एंड थर्डली इलीगल जो एक्सरसाइज करी है वेस्टेड पावर की या फिर इमटेरियल इरेगुलरिटी है। इन तीन केसेस में आप डिविजनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। हाई कोर्ट इज नॉट एंटाइटल टू वेरी और रिवर्स, एंड हाई कोर्ट एंटाइटल नहीं होता कि वो वेरी या रिवर्स करे ऑर्डर और डिसीजन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट अनलेस ऑर्डर इज इन फेवर ऑफ द पार्टी हु हैज़ अप्लाइड फॉर द रिवीजन, ठीक है। रिवर्स और वेरी करने के लिए तभी हाई कोर्ट लाइबल होगा, एलिजिबल होगा, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट जब है ना जो पार्टी जिसने अप्लाई किया है उसके फेवर में होगा, ठीक है। ऑल्सो जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन है इज नॉट एक्सरसाइज्ड इफ इन द मैटर ऑफ अपील लाइज टू द हाई कोर्ट, ठीक है। सिंपल चीज़ है, देखो रिवीजन तभी होगा जब डिसीजन चेंज होगा, पहली चीज़ यही बोली है, ठीक है। जिस पार्टी ने रिवीजन के लिए अप्लाई किया उसके फेवर में होगा तभी रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा हाई कोर्ट, तभी वेरी करेगा डिसीजन को,
ठीक है। ऑल्सो ये जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन होता है इज नॉट एक्सरसाइज्ड इफ इन द मैटर ऑफ अपील लाइज टू द कोर्ट। अपील लाई करती है तो फिर रिविजन नहीं हो, रिविजनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, फिर तो अपील करके करवा लो। सो बाय एनालाइजिंग 115 सेक्शन वी कैन ऑब्जर्व कि रिविजन डन मेनली ऑन जुरिस्डिक्शनल एरर्स बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहाँ पे अपील लाइन नहीं करती है। ठीक है। अब कैन द पावर ऑफ रिविजन बी एक्सरसाइज्ड इफ एन अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के ऊपर है एंड द पार्टीज कैन नॉट क्लेम इट एज अ राइट। पहली चीज़, रिविजनल जुरिस्डिक्शन का जो ये पावर है ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे है और ये राइट नहीं है। ठीक है। अब एक लीडिंग केस था मेजर एस खन्ना वर्सेस ब्रिज ढिल्लों, जिसमें ये हेल्ड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा बिफोर एक्सरसाइजिंग दिस रिविजनल जुरिस्डिक्शन, एंड वन ऑफ दैट इज कि अवेलेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव रेमेडी। जहाँ पे अल्टरनेटिव एंड एफिकेस रेमेडी अवेलेबल होती है टू द एग्रीव पार्टी, वहाँ पे कोर्ट रिविजनल पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मे नॉट एक्सरसाइज इट्स रिविजनल पावर अंडर सेक्शन 115 ऑफ दिस कोड। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है रिविजन का, तो आर्टिकल 131 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में बता रखा है कि रिविजन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर उसको करवाने के लिए लिमिटेशन पीरियड है 90 डेज का। द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड है रिवीजन के लिए, याद रखना। ठीक है। अब डिफरेंस देख लो हल्का फुल्का। रेफरेंस और रिव्यू में क्या डिफरेंस है? रेफरेंस, द केस इज रेफर्ड टू द हाई कोर्ट बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड नॉट द पार्टी फॉर रेफरेंस। ठीक है। यहाँ पे कोर्ट दे रही है, ठीक है, रेफरेंस के लिए, पार्टी नहीं कर रही है। पर रिव्यू में क्या हो रहा है? रिव्यू में एप्लीकेशन जो है वो पार्टी दे रही है। ठीक है। वहाँ सेकेंड पॉइंट, मैटर ऑफ रेफरेंस कैन बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स ओनली। हाई कोर्ट ही करेगी, पर रिव्यू के अंदर सेम कोर्ट करती है, सेम जज करता है, और सेम जज अवेलेबल नहीं है तो कॉन्करेंट जज या कोर्ट करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट, reference can be made only when the suit, appeal और execution is proceeding during pendency के दौरान होता है ये रेफरेंस, और रिव्यू हमेशा डिसीजन डिक्री या ऑर्डर पास होने के बाद होता है। ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट देन ऑफ रिव्यू एंड ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू आर डिफरेंट। ठीक है। अब रेफरेंस और रिव्यू में क्या, रिवीजन में क्या डिफरेंस? रेफरेंस में क्या होता है? केस जो ट्रांसफर किया गया है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में किया गया है। ठीक है, कोई ओपिनियन मांगने के लिए। बट रिवीजन में क्या होता है? एप्लीकेशन इज मेड टू द हाई कोर्ट ईदर बाय द एग्रीव पार्टी और बाय द हाई कोर्ट सुओ मोटो, या हाई कोर्ट सुओ मोटो ले लेता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राउंड ऑफ रेफरेंस क्या है? जहाँ पे रीजनेबल डाउट होता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डाउट होता है तो वहाँ पे रेफरेंस होता है। अब रिवीजन में क्या होता है? जुरिस्डिक्शनल एरर पे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जुरिस्डिक्शनल एरर किया तो अब हाई कोर्ट रिवीजन करेगा। ठीक है। रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है? तो रिवीजन में जुरिस्डिक्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। रिवीजन में हाई कोर्ट ही रिवीजन कर सकता है, पर रिव्यू में क्या होता है? इट्स डन बाय द कोर्ट जिसने पास किया है ऑर्डर और डिक्री इटसेल्फ। ठीक है। जिसने किया है वही रिव्यू करता है, रिवीजन में हाई कोर्ट करता है। ठीक है। रिविजनल जो पावर होती है वो एक्सरसाइज की जाती है जहाँ पे कोई अपील लाइन नहीं करती है, पर रिव्यू कहाँ पे होता है? रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री कैन बी डन इवन जहाँ पे अपील लाई करती है पर प्रेफर नहीं की गई हो। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स रिविजनल पावर सुओ मोटो बाय इट्स ओन मोशन। रिवीजन की पावर हाई कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है, पर रिव्यू के लिए एप्लीकेशन प्रेफर की जानी चाहिए बाय द एग्रीव पार्टी सेम कोर्ट में। ग्राउंड्स जो है रिवीजन के वो मेनली जुरिस्डिक्शनल एरर पे हैं। ठीक है। पर ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन आर डिफरेंट। ठीक है। अब ऑर्डर फॉर ग्रांटिंग अ रिव्यू इज अपीलेबल। ठीक है। रिव्यू के जो ऑर्डर है ग्रांटिंग द रिव्यू इज अपीलेबल। ठीक है। बट जो ऑर्डर पास्ड है फॉर एक्सरसाइजिंग रिविजनल जुरिस्डिक्शन इज नॉट अपीलेबल। रिव्यू का ऑर्डर अपीलेबल होता है, रिविजन का ऑर्डर रिविजनल जुरिस्डिक्शन का ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है। अपीलेबल ना, अपील से कैसे डिफरेंट किया गया है ये इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कंक्लूजन बता देना, दैट्स इट।